नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की सूरत हाल पर। बांग्लादेश हमारा अहम तरीन मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, और इस हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और तमाम सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान की अवाम शायद कई सवालात सोचती है कि बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये तब्दीली आई, और तब्दीली के ख्वाहिशमंद वहाँ के लोग क्या चाहते थे, किस तरह की ख्वाहिश थी, क्यों ये मामला हुए, क्या ये पस पर्दा काफी सालों से ये मामला चल रहा था या अचानक ये हुआ, ये भी सवाल होगा। और खास तौर पे ये सवाल कि ये अवामी रद्द-ए-अमल है, फौजी रद्द-ए-अमल है, सियासी रद्द-ए-अमल है, ये क्या है, इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान बांग्लादेश से ही मौजूद है, तीनों मेहमान, इनमें से बैरिस्टर सादिया साहिबा हैं, आप माहिर कानून भी हैं और यकीनी तौर पे एक्टिविस्ट हैं और सारी सूरत हाल को जानती हैं। हमारे साथ अली अहमद साहब भी हैं और समाजी कारकुन हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मोहम्मद ताहिर वही साहब, हम तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा बैरिस्टर सादिया साहिबा से गुफ्तगू का आगाज करें, क्योंकि थोड़ी सी कानूनी मामला अगर डिस्कस करें, क्योंकि कानून की अगर बात करें तो ये पूरे बड़े सगीर के मामले में देखा जाए तो 1935 का कानून चल रहा है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन इलाकों में अंग्रेज का कानून भी है और उसी के कुछ शिक्के चल रही हैं। तो कानूनी तौर पे ये जो चीज हुई है बांग्लादेश के अंदर, इसको कानूनी शक्ल कौन सी दी जाएगी, क्या वाकई ये चीजें मुमकिन है, या 1975 में जो बांग्लादेश में हुआ था शेख मुजीब के साथ, ये वही उसी तरह का ही कोई रद्द अमल था? सादी साहब, आप जरा गुफ्तगू का आगाज कीजिए, ये था क्या मामला? एक्चुअली मैं आपने जहां से शुरू किया कि ये मतलब ब्रिटिश का कानून चल रहा है, ये सच है भी और नहीं भी है। चूंकि हमें तो बहुत साल हो गए अंग्रेजों से आजाद हुए हुए, तो इस दौरान में हमारे अंदर, हर मुल्क के अंदर जितनी काबिलियत थी, उसके सिटीजन्स के अंदर जितनी काबिलियत थी, उन्होंने उस हिसाब से अपने कानून बनाए। चूंकि ब्रिटिश कानून बना गए, मगर वो तो हमें रोक नहीं रहे थे नए कानून बनाने से। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया वो हमने अपनी मर्जी से बनाया। और फिर ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक हमारा क्लॉज होता है, क्योंकि जब हमारी फर्स्ट ऐसा पॉलिटिकल टसल हुआ था, लास्ट जो पॉलिटिकल टसल हुआ था, ग्रेट पॉलिटिकल टसल, जिसमें कि आपको मालूम है हमने सो कॉल्ड डिक्टेटर इरशाद साहब की रेजिम को हमने टॉपल किया था, सबको मालूम है 90s में। तो तब हमने देखा था कि बांग्लादेश में ट्रांजिशन ऑफ पावर काफी मुश्किल होता है। अगर कोई पार्टी ताकत में आती है तो वो ताकत छोड़ना नहीं चाहती है। और ये कोई कानूनी इशू नहीं है, ये कम्प्लीटली एक मेंटल इशू है, ये एक सोच का इशू है, ये एक कल्चर का इशू है, ये एक एटीट्यूड का इशू है। ये समाज कितना डेवलप हुआ है, कितना मैच्योर हुआ है, ये एक मैच्योरिटी का इशू है। इसका मतलब पुरानी बात थी, ये मतलब अचानक नहीं हुआ, ये सिलसिला पुराना था। No, I was just talking because उस वक्त जब हमने देखा कि इरशाद साहब गवर्नमेंट नहीं, और जब चूंकि हमने देखा कि एक फेयर इलेक्शंस मुश्किल थे, तब जो है केयरटेकर गवर्नमेंट का एक क्लॉज, एक प्रोविजन हम लाए अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, और उसी प्रोविजन को हम जाके हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया। केयरटेकर गवर्नमेंट, यानी कि दो गवर्नमेंट्स के बीच में इलेक्शन के वक्त एक केयरटेकर गवर्नमेंट होगा। अब आवामी लीग रेजिम जब आई तो अब उसमें देखा कि केयरटेकर गवर्नमेंट होने से तो दिक्कत होती है, तो फिर एक रिट मूव किया गया। दिक्कत ये नहीं होती है कि फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो फिर ट्रांजिशन ऑफ पावर तो फिर हो जाएगा, ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगा, जो कि नहीं चाहती थी ये गवर्नमेंट। एंड I think this is something which is understood and acknowledged by everyone, including the Awami Leaguers. सही। अली अहमद साहब, आप जरा थोड़ा सा, क्योंकि आप समाजी कारकुन हैं और सारी सूरत हाल देखते हैं, समाजी कारकुन क्योंकि इस चीज को दूसरे एंगल से भी देखता है ना, सियासी मामलात क्या हैं, सियासी सूरत हाल क्या है, उसके बाद अवामी सूरत हाल क्या है। आप इस सारी बांग्लादेश की सूरत हाल को, जैसे मैडम ने कहा कि ये एक दिन की बात नहीं थी, ये पूरी तहमीद है, पूरा एक सिलसिला है, आप क्या समझते हैं कि वाकई भी ये एक दिन की बात नहीं, ये पूरा सिलसिला है? अगर ये है तो हसीना साहिबा जो थी उस वक्त की वहां पे वजीर आजम थी, तो उनको ये इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि ये अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है इस तरह का? थैंक यू मुझे ये सवाल करने के लिए कि मैं वो बैरिस्टर सादिया रहमान से मैं
एकदम 100% सहमत हूँ। ये जो हुआ अभी है, ये हम अभी जो भी कहें, लेकिन ये जो है एक दिन में नहीं हुआ है। ये आस्ते आस्ते आवाम के अंदर एक टाइप की घुटन थी, और जिसका एक ब्लास्ट हुआ है। और इसमें आपको पता है कि सब एक कंट्री जो है, हर मुल्क, एक मुल्क जो है, हर टाइप की सोच फिक्र वाली, अलग अलग आइडियोलॉजी वाली जब ग्रुप्स होती है, तो सब इसमें मजा लेते हैं, सब इसमें जो है चांस लेते हैं। तो ये सपोर्ट मिला। और दूसरी बात है कि मैं पता नहीं, ये बात कहने से फिर सब आप लोग क्या सोचेंगे, कि देखिए डेमोक्रेसी से कभी भी सच को प्रूव नहीं किया जाता। डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वोटिंग सिस्टम से कभी भी कोई चीज भी, कोई हालात भी, कोई चीज भी आप सच को कभी भी प्रूव नहीं कर सकेंगे। आप 10,000 पीपल ने बोला कि भाई मर्डर हुआ है, और एक लोग बोल रहे हैं कि नहीं मर्डर नहीं हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो ये एक्चुअल सच जो है डेमोक्रेसी से कभी भी साबित नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी बात है कि ये अभी जो सिचुएशन हुआ, हम लोग ने जो 5 अगस्त को देखा, हम लोग जो 1975 के बाद माने, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मेरी उर्दू इतनी खास नहीं है, तो जरा माजरत चाहूंगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जनरेशन जो 1975 या 80s के बाद की जनरेशन है, जो जियाउर रहमान और बंगबंधु दोनों के असैसिनेशन के बाद वाली जो जनरेशन है, हम लोग जो है 71 का जो एक्चुअल मुद्दा था वो हम लोग ने देखा नहीं। तो जो हमें हिस्ट्री पढ़ाया जाता है और हम लोग जो पढ़ते हैं, उसी से हम लोग जो है हमारी सोच फिक्र हम लोग अपना चूज करते हैं, आइडियोलॉजी को हम लोग सोचते हैं। और दूसरी बात हो रही है, ये हम लोग अभी हर वक्त जो हम लोग हर रोज टॉपिक सुन रहे हैं, जनरेशन जी, जनरेशन जी। मुझे लगता है जनरेशन जी जो है, सिर्फ जनरेशन जी यानी कि 90s के बाद वाले किड्स नहीं है। जनरेशन जी में अभी हमारे पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब जनरेशन जी हैं। ये जनरेशन जी जो है बहुत डेंजरस एक टॉपिक है। ये जनरेशन जी यानी कि मैं समझता हूँ ज़ॉम्बी। हमें जो इंटरनेट के जरिए हमारे सामने मतलब ये मीडिया के नौजवानों का जो इनकलाब है, ये आप कह रहे हैं सही समझाया नहीं। अली, आप कह रहे हैं ये नौजवानों का इनकलाब सही नहीं था, इसका मतलब इसके पीछे बहुत नुकसानात हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। वेल देखिए, अगर आप हमको जरा मौका दे तो हम आपको बताएं कि ये जो आवामी लीग का डाउनफॉल हुआ या रिजिग्नेशन हुआ, आप जो भी बोले, मैं उतना इसमें लॉ पॉइंट्स में से मैं समझा नहीं सकूंगा। मैं इतना जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट खड़े हुए हैं कोटा लेके, गवर्नमेंट क्लेम कर रहा था कि वो भी गवर्नमेंट स्टूडेंट लोग के साथ थे। स्टूडेंट का दावा और गवर्नमेंट का दावा दोनों एक है। गवर्नमेंट बोल रहा था कि कोर्ट में हम लोग का केस है, कोर्ट के रिजल्ट के बाद हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लोग ने दावा करना शुरू किया, आप डिक्टेटर है, आप जो है ये मैनिपुलेट कर देंगी, जो भी रिजल्ट आएगा तो ये आपके तरह हो जाएगा, हम लोग जो है आपसे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारी थी शेख हसीना जी, उनके कुछ बात एक जर्नलिस्ट के सवाल की वजह से उन्होंने जो उनका जो बात का लहजा था, इस वजह से पूरा कंट्री में आग लग गया। सबने अपने आप को रजाकार बोलना शुरू किया, सबने अपने आप को एंटी लिबरेशन बोलना शुरू किया। कि किसने बोला? पीएम ने बोला। तो वो बात अलग है, पीएम ने क्या बोला था और क्या चीज से आग लगा। लेकिन ये बात सच है कि लास्ट 5 इयर्स में आवामी लीग गवर्नमेंट का जो रोल रहा है, इस वजह से सब डरे हुए थे, सबके अंदर एक खौफ घुस गया था, करप्शन चारों तरफ फैल चुका था। लेकिन आवामी लीग गवर्नमेंट ने फिर करप्शन को क्रैकडाउन करना भी शुरू किया। जैसे ही शुरू किया, जब माफिया को पकड़ना शुरू किया, तभी लेकिन ये डाउनफॉल हुआ। यहाँ हर चीज कनेक्टेड है। अली, इसी पे गुफ्तगू करेंगे आगे। ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, मतलब कि वहां पे, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अवाम, यहाँ की जो पाकिस्तान की अवाम है, वो मुख्तलिफ सवालात सोचती है ना कि जी ये इनकलाब आया है, ये क्या आया है। पर लेकिन जो वहां पे सूरत हाल हमने देखी जिस तरह की, कि लोग वहां पे सामान उठा रहे हैं, पीएम ऑफिस में से चीजें उठा रहे हैं, ये सूरत हाल, ये किस जो है हम पाकिस्तान में भी 9 मई में देख चुके हैं। तो ये वो 9 मई वाला वाकया जो पाकिस्तान में हुआ था, ये उस तरह का कोई इनकलाब वहां पे भी कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल आया था, या वहां पे भी कोई ऐसे नासर थे जो वो चाहते थे कि लूटमार हो? तो जो आपने सवाल किया, और जो बीइंग अ पाकिस्तानी, जो हमने अपनी पॉलिटिक्स को देखा, जो हमने अपनी सियासत को समझा,
और अगर उसका मुआवजना बांग्लादेश की सियासत से किया जाए तो इसमें जो आपको वही सूरत हाल नजर आएगी जो पाकिस्तान में है, वही सूरत हाल आपको बांग्लादेश में नजर आएगी, जहां सामने कुछ आपको जो शख्सी लोग मिलते हैं जो कठपुतलियां हैं, अगर उनको अहकामात पीछे से कोई और दे रहा होता है तो मगर बांग्लादेश में ये चीज नहीं है। बांग्लादेश में जो वंस पार्टी हुकूमत थी जिसको लोग फिस्ताई हुकूमत भी कहते हैं, इस फिस्ताई हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से लोग इस कदर मुतासिर हो चुके थे, लोग इस कदर मुतनफिर हो चुके थे कि मजबूरन उन्हें ये इकदाम उठाने पड़े। जैसे आपने 9 मई का वाकया बयान किया, तो असल में यहाँ जो आपको सिमिलरिटी नजर आई कुछ, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी हैं, आपको सिमिलरिटी कुछ नजर आई इस पे? सिमिलैरिटी नजर आई, मगर इसमें आप कुछ चीजें आप इसको बरक्स समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार नवाज कुछ तंजीमें हैं जिसमें स्टूडेंट लीग है बांग्लादेश की, जो शेख मुजीब साहिब की मौजूदगी में ही जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त से ही उसको वो लीड कर रहे थे। तो दरअसल ये जो छात्रों लीग थी ये तो बनी थी स्टूडेंट के हुकूक के लिए, मगर बाद में इसको एक फर्द की शख्सियत की जो पॉलिसीज हैं उसको हासिल करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। फिर इसी तरह एक यूथ लीग है यहाँ पर जिसको जुबो लीग कहा जाता है, तो वो भी इसी तरह उसका भी काम था कि वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कि गवर्नमेंट के मुखालिफ कोई सियासी कोई स्टूडेंट लीग ना उठ खड़ी हो, कोई ऐसी तंजीम ना खड़ी हो ढाका यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में। डिफरेंट है, इट्स मीन डिफरेंट है, कोई ऐसी सिमिलरिटी नहीं है, मुख्तलिफ चीजें हैं। थोड़ा सा और जरा बयान करने दें कि असल में जो आपने 9 मई लोगों ने जो शेख वहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर जिस तरीके से लूट मार की, तो उसकी पीछे वजह ये थी कि इन लोगों से जो मासूम बाजार में लोग सब्जी बेचते हैं, जो दुकानदार हैं, इसी तरह जो बाहर ठेले लोग लगाते हैं, छोटे मोटे कारोबार जो करते हैं, उन लोगों से जबरदस्ती भत्ता लिया जाता था। तो जब आप रोजाना एक भत्ता लेंगे, जब एक रोजाना किसी पर मतलब आप जोर के ताकत के जोर पर जब आप टैक्स, एक तो गवर्नमेंट का टैक्स है और एक ताहिर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैडम सादिया के पास जाएंगे, ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वेलकम बैक। नाजरीन हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश से कुछ मेहमान मौजूद हैं, जिसमें बैरिस्टर सादिया साहिबा भी हैं और अली अहमद साहब भी हैं जो एक्टिविस्ट हैं, और हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसको हम पहले स्टूडेंट हैं यकीनी तौर पे, और वो बांग्लादेश में ही मौजूद हैं। तो मोहम्मद ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले जैसे ताहिर, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो पाकिस्तान के 9 मई के वाकयात को बखूबी तरीके से समझते हैं, तो कुछ कंपेयर मालूम कर रहे थे कि वहां की तहरीक, जो वहां की सूरत हाल थी, वो जरा 9 मई के यहाँ पे हुआ था, वो मुमासलत रखता है कि नहीं, उसके वाले से आपने यकीनी तौर पर उनके ख्यालात सुने होंगे। दोबारा चलते हैं जी सादिया साहिबा के पास, और सादिया साहिबा से कुछ सवालात पूछते हैं। सादिया साहिबा, आपसे मालूम ये करना चाहिए कि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, उसके सवालात आप थोड़ा सा दे दीजिएगा जवाबात के। पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि ये इनकलाब आया है, और ऐसा इनकलाब शायद इस खित्ते में आना एक ऐसी इशारिया है कि शायद लोग बागी होते हैं, और जो बागी होते हैं तो उससे शायद मुल्क तरक्कियां करते हैं, बेहतर होते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा बताइएगा कि ये इसको इनकलाब कहेंगे, अगर ये इनकलाब है आपके बांग्लादेश के अंदर, तो फिर अगर इस तरह का इनकलाब अच्छा होता है तो दूसरे भी इंस्पायर होंगे, ये बुरा है तो फिर लोग एहतियात करेंगे, क्या सिचुएशन है? Actually, we are still living under a kind of disbelief. जैसे हम सुबह उठते हैं और हम देखते हैं अच्छा सब कुछ तो वैसा ही है, क्या वाकई बांग्लादेश चेंज हो गया है? इज इट रियली पॉसिबल? हमें खुद भी यकीन नहीं आता। हम देखते हैं कि मतलब कॉलेजों की दीवार में सिर्फ छात्रों लीग की ही सब मतलब तारीखें होती थी, और अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट की, स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन जो उनकी जो क्लेम्स है वो चीजें लिखी हुई हैं। एंड यू नो हम लोगों को यानी कि जो हम लोग मतलब पीपल्स के मूवमेंट जो लोग जरा सा वॉइस
उठाते थे। आई वाज अ बिट ऑफ एन एक्टिविस्ट आल्सो, आई बीन अ बिट ऑफ एन एक्टिविस्ट। तो हम देखते थे कि हमें कोई स्पेस नहीं मिलती थी, और इतना ज्यादा एज अली said, I know he's in a sensitive position, but यू नो मेरा कहने का मकसद है कि हमें कोई अपना वॉइस रेज करने की हमारी जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा मतलब छोटी हो जा रही थी, नैरो हो जा रही थी। और फिर ऐसा हुआ था कि अगर हम कुछ भी पीपल्स वॉइस के बारे में कुछ कहना चाहें तो इवन प्रेस क्लब में हमें स्पेस नहीं मिलती थी। हम कोई हॉल को मतलब भाड़ा करके नहीं ले सकते थे, मतलब किराए पे हम नहीं ले सकते थे। फिर आखिर में हम अपने स्पेस के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता लेकिन था। साथिया ये तो बताते जाइएगा कि जो नई अबूरी हुकूमत आई है, क्या उसने फैसला किया है कि ये जो लूटमार की है लोगों ने उनको सजा देंगे, ये इन्होंने गलत किया, या उनको फेवर दिए कि ये अच्छा किया उन्होंने जो भी किया? बिल्कुल सजा देंगे। ऐसा तो अभी मैंने सुना है कि आज एक मामला हुआ, यानी केस हुआ है, आज एक केस हुआ है, हम बांग्ला में मामला कहते हैं। आज एक केस हुआ है अगेंस्ट अ किलिंग ऑफ समवन कॉल्ड अबू सईद, इज नॉट दैट सईद, अनदर सईद। और उसके किलिंग के खिलाफ मोहम्मदपुर के मामला केस हुआ है अगेंस्ट द होम मिनिस्टर, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। आई अंडरस्टैंड कि ऐसा एक केस हुआ है। तो ऑफ कोर्स जो लोगों ने क्राइम्स किए हैं उनको तो पनिश होना ही है। And yes, we do think that it is a tremendous people's movement, and if we have not seen it with our own eyes, अगर हम अपनी आंखों से नहीं देखते तो हम यकीन नहीं कर सकते थे कि ये बांग्लादेश में हो सकता है। और मैं एक कहूंगी कि ये स्टूडेंट्स मूवमेंट, स्टूडेंट्स का ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा नहीं था, मे बी फ्यू थाउजेंड, बट इनके संग जो है सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऐड हुए, स्कूल के स्टूडेंट्स ऐड हुए। अगर अभी आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आप देखेंगे क्लास 5 मेरा एक फ्रेंड देख के आया है कि क्लास 5 के क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो है सिवियरली वुंडेड हालत में बेचारे बच्चे जो है करा रहे हैं, जख्मी है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो इन स्टूडेंट्स के संग एक कुछ और फोर्सेस भी ज्वाइन, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। ये है अपोजिशन फोर्सेस, ये तो जाहिर बात है, हालांकि ऐसा कुछ प्रूफ नहीं मिला है। आई एम प्रीटी श्योर कि ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस वेयर देयर। और फिर मैं एक और बात मैं खुद जानती हूँ कि बहुत सारे लेबरर्स थे, बिकॉज यू नो आई ट्रेवल बाय रिक्शा एंड स्पीक टू रिक्शा पुलर्स, सो आई नो कि रिक्शा पुलर्स वेर वेरी इन्वॉल्व इन इट, लेबरर्स वेर वेरी इन्वॉल्व इन इट। और फिर हमारे मतलब सर्वेंट्स, ये हम कहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प्स आती हैं, हमारी बिल्डिंग में आती हैं। तो आई वाज स्पोकन टू देम and there was one lady and she said that हमारे इलाके में 6 यंग पीपल को मारा गया, और ये सब लेबरर्स हैं। और वो कह रही थी कि हमारा पूरा इलाका जो है गर्म हो गया है हम। तो ये लोग, मैंने खुद रिक्शे वालों से बात करी है, मैं इस बूढ़े रिक्शे वाले से बात कर रही थी, और मैं आपको अपनी जुबान में बयान नहीं कर पाऊंगी वो कितना गुस्सा था। उसकी काफी उम्र थी, उनकी 70 से ज्यादा उम्र थी, और वो भीड़ करा जा रहा था, घिच करा जा रहा था, मतलब सो एंग्री के लोगों के ऊपर फायरिंग हुई है। तो यस, इलाका आया है, चूंकि जब लोग मरे हैं, मैंने एक वीडियो देखा है एक छोटे बच्चे का, 8 साल के बच्चे का, वो कहता है मैं भी मरना चाहता हूँ, मैं मौत से नहीं डरता। वो अपने मतलब हाथों को फैला के वो कहता है कि तुम मेरे सीने पे गोली चलाओ, पुलिस से कहता है तुम मेरे सीने पे गोली चलाओ, मैं भी मरना चाहता हूँ। अबू सईद ने तो कोई कसूर नहीं किया था, अगर वो मर सकता है तो मैं क्यों नहीं मर सकता, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। तो इस किस्म इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर तक आया है। थैंक यू। अली आप जरा बताइएगा, आपको तो याद होगा 15 अगस्त की अगर बात करें तो शेख मुजीब को मारा गया घर में, उसमें 5 अगस्त की भी थोड़ी सी मुमासलत करें कि 5 अगस्त का जिक्र किया जाए तो कश्मीर में जो उसकी खुसूसी स्टेटस खत्म किया गया, ये 2 तारीखें और अगस्त का महीना, ये सिमिलरिटी कुछ करता है, कुछ आइकन्स की तरफ इशारा करता है। दूसरा ये भी साथ में बताइएगा कि क्या वाकई भी अगर वजीर आजम उस वक्त की जो थी हसीना साहिबा मुल्क छोड़ के ना जाती तो उनका हाल भी क्या शेख मुजीब जैसा होता? देखिए, मैं आपका लास्ट वाला जो सवाल है इससे मैं अपना आपको मैं शुरू कर रहा हूं। उसके बाद पे मैं जरा सादिया
मैम के तरफ भी जरा सा इशारा करना चाहूंगा, उन्होंने क्या बताया उसके ऊपर भी मैं जरा गौर फरमाऊंगा। तो पहला है कि 5 अगस्त को देखिए स्टूडेंट का डिमांड था उनका रेजिग्नेशन। अभी उन्होंने फॉर्मली रेजिग्नेशन दिया या ना दिया, आर्मी ने उनको लेके सेफ पैसेज से निकाला या ना निकाला या खुद से गई, ये सवाल बाद में आ रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलेगा। हमारे सामने ये क्लियर नहीं है अभी तक। हम लोग जो भी सुन रहे हैं ये इंटरनेट के जरिए सुन रहे हैं, फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं। पहला बात है कि स्टूडेंट का डिमांड था उनका रेजिग्नेशन। अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है या ना दिया हो, या वो जो गई हैं उन्होंने आवाम को बचा दिया। अगर वो ना जाती या अगर रेजिग्नेशन ना देती तो फिर जो है बहुत कत्ल गारत होता। आवामी लीग के भी सपोर्टर्स मैदान में मौजूद थे, स्टूडेंट लोग भी थे, स्टूडेंट के साथ और भी अदर बीएनपी और जमात के पार्टीज में थे, रेगुलर पीपल जिसके सियासत के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। लास्ट फ्यू इयर्स के इस वजह से, करप्शन के वजह से उनके अंदर गुस्सा था, तो हाँ बहुत किलिंग होता और खुदा ना खास्ता उनके ऊपर भी आंच आता, ये कुछ बहुत गंदा हो सकता था। दूसरी बात है कि 5 अगस्त को जैसे ही पूरा अवाम में खबर पहुंची कि हाँ शेख हसीना जो है इंडिया चली गई हैं, उनको हेलीकॉप्टर में के पहुंचा दिया गया है, तो पूरा अवाम टूट पड़ा। आवामी लीग का जो चेन ऑफ कमांड था ये टूट पड़ा, ये लोग सब हट गए, सब साइड हो गए। और इसमें से ये मैं तो स्टूडेंट नहीं कहूंगा जिन लोग जो है डिमांड में थे, लेकिन हाँ सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज के कैडर लोग, ये लोग सब उतर गए। और कहीं भी जब सिक्योरिटी नहीं होता है, हमारे घर में भी अगर सिक्योरिटी नहीं हो तो आसपास के नेबर जो लोकल जो पीपल है ये लोग तो घुस में लूटपाट करेंगे, क्योंकि पता है कि ये एक ये चीज ये गलत हुआ। बंगबंधु का घर लूटा गया, स्टूडेंट लोग ने प्रोटेस्ट नहीं किया, इसको फौरन रोकना था। आर्मी मौजूद था, आर्मी को पता होना चाहिए कि ये लूटपाट शुरू होगा, आर्मी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। आर्मी का अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि क्यों आर्मी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। जितने सरकारी दफ्तरों थे, क्योंकि एक हफ्ते पहले वो स्टूडेंट मूवमेंट के टाइम में जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस पे आग लगाया गया था, भांगचूर हुआ था, उसके मेट्रो रेल वगैरह में आग लगाया गया था, तो ये हालत तो होना था, ये आपको पता था आर्मी को, तो आर्मी ने क्यों नहीं रोका। तो इस पे एक बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल कोई डर्टी गेम चल रहा है कि जो मेरे तेरे लोगों के समझ के बाहर है। लेकिन हाँ ये बहुत गलत हुआ, ये मैं आपको साफ क्लियर कर रहा हूँ। सही सही, थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। ये आपने कहा स्टूडेंट नहीं में मानता है, इनको स्टूडेंट नहीं है, आपने कहा अली भाई, तो इसके पीछे क्या वजह है? आप ये तो तहरीक पाकिस्तान, देखिए मैं स्टूडेंट के बात में आ रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट लोग का स्टार्टिंग से जो मुद्दा था वो था कोटा लेके कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जो कहना चाह रहे हैं कि लूटमार वाले और थे और आप जो तहरीक वाले कुछ और थे, ये कोई अलग अलग डिफरेंट विंग थे जो कर रहे थे। आप समझा नहीं, फिर से क्लियर से बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि लूटमार करने वाले कोई और थे और प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट कुछ और थे, अलग विंग काम कर रहे थे वहां पे। हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ के यूनिवर्सिटी बोलिए कि यहाँ से तो शुरू हुआ ना, तो ये लोग ने तो लूटमार नहीं किया। और कुछ जो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा हाइपर होके सब घुस गए लूटमाट करने, बाद में तो फिर वीडियो वायरल हुआ है कि भाई वो लोग फिर सामान सब वापस देने गए। हमको सबसे खराब लगा शेख रेहाना जी, शेख हसीना की जो छोटी बहन है, उनका घर हमारे गुलशन एरिया में शायद था। आसपास जो है सब एलिट क्लास माने टॉप रिचेस्ट पर्सन लोग रहते हैं। इन लोगों का तो पॉलिटिक्स के साथ क्या, इन लोग कोई भी ग्रुप आ जाए, बीएनपी आए, आवामी लीग आए, लोग सबके साथ मिले हुए रहते हैं, अपना फायदा उठाते रहते हैं। आसपास के टॉप रिच पर्सन ये लोग तक घुसे शेख रेहाना और सलमान एफ रहमान के घर में लूटने के लिए, और ये तस्वीर तो वायरल हुआ। तो ये क्या था? ये सरासर एक बदतमीजी थी, इस चीज को कंट्रोल करना था। ये वहां तो इन्वॉल्व स्टूडेंट, मैं अभी भी बोल रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स और उनके इमोशंस, कि जो स्टूडेंट लोग को पुलिस ने ओपन फायर से मारा, इस चीज का ओपन इन्वेस्टिगेशन तो पीएम ने खुद कर दिया था, शेख हसीना ने, कि मैं अपना भूल समझ रही हूं, मैं जो है पूरा एक्चुअल प्योर इन्वेस्टिगेशन करूंगी, और जो भी इन्वॉल्व होगा, कोई भी मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा, कोई भी आईजीपी इन्वॉल्व होगा, तो मैं मानूंगा। इसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपको जरा, अगर आप मुझे मौका दें। जी
मैं कह रहा हूँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू कर। मगरिब का अजान हो रहा है, यहाँ काफी जोरों से अजान होता है। जी जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है और हमारे साथ बांग्लादेश से ही हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अली अहमद साहब भी मौजूद हैं जो सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, एक्टिविस्ट हैं, और साथ में बेस्ट सादिया साहिबा भी मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से, और एक हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं मोहम्मद ताहिर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं ब्रेक के बाद अब ताहिर के पास। ताहिर, आप थोड़ा सा बताइएगा कि हमारी हुकूमत आपके लिए बड़ी फिक्रमंद थी, बार बार अपीलें करती थी आपको कि भी आप लोगों ने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना, तो आप लोग तो हिस्सा नहीं बने। दोस्ती यारी में चलें स्टूडेंट्स के साथ, एक दो नारे हम भी मार दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पाकिस्तान हाई कमीशन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और पाकिस्तान हाई कमीशन की सख्त हिदायत के मुताबिक हम अपने हॉस्टल्स तक महदूद थे। किसी भी पब्लिक प्रोटेस्ट में, डिमॉन्स्ट्रेशंस में हम नहीं गए थे। और जब आप ये जो कर्फ्यू लगाया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन ने जो बच्चे ढाका में मौजूद थे वो ढाका से पाकिस्तान हाई कमीशन चले गए थे, वहां तकरीबन उन्होंने 7 दिन कयाम किया। फिर जब हालात नॉर्मल हुए तो फिर वो तलबा अपने घरों को, अपने हॉस्टल्स को जा चुके थे। फिर जब जिस दिन कुछ तलबा वापस भी गए हैं, कुछ तलबा वापस भी गए थे, वापस पाकिस्तान चले गए। तकरीबन 144 यहाँ पर तलबा हैं और उसमें आधे से ज्यादा तलबा पाकिस्तान जा चुके थे। अच्छा। सिर्फ 50 के करीब तलबा यहाँ मौजूद थे बांग्लादेश में। अच्छा। तो जब सेकंड कर्फ्यू लगा था तो सेकंड कर्फ्यू से एक दिन पहले रास्ते बंद हो चुके थे। तो वो बहुत कर्फ्यू के दौरान आप लोगों को कोई खाने पीने और तमाम तो सहूलियात पाकिस्तान एम्बेसी फराम करती रही या बांग्लादेश के आपके दोस्त स्टूडेंट्स फराम करते या यूनिवर्सिटी फराम करती रही? जी, जब तो हम थे पहले 7 दिन तो हम एम्बेसी में थे, तो एम्बेसी में जो स्टूडेंट्स ढाका के थे उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन ने उनको खाना पीना, रहाइश की तमाम सहूलियात फराम की। जब दूसरा कर्फ्यू लगा तो उसमें तमाम तलबा पाकिस्तान हाई कमीशन में आ चुके थे। तो हमें 3 वक्त का खाना भी, हमारी तमाम जरूरियात भी पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक सरबराह के तौर पर हमें पूरा प्रोटोकॉल दिया है और हमारी मुकम्मल सिक्योरिटी उन्होंने यकीनी बनाई है। हमारे जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके प्रिंसिपल से वो लम्हा वो कनेक्टेड थे, उनकी खबर लेते थे। तकरीबन आप एक हमारे स्टूडेंट के साथ हादसा पेश होने वाला था राजशाही यूनिवर्सिटी में। वहां पर जब 2 विंग, स्टूडेंट की विंग बांग्लादेश की, जो 2 स्टूडेंट विंग्स हैं, DCL है, छात्र लीग है और जमात इस्लामी की है, तो जब दोनों की फायरिंग हो रही थी आपस में, तो ये कुछ स्टूडेंट विंग हमारे पाकिस्तानी जो तलबा के रूम्स में भी आ चुके थे। सादिया, आप थोड़ा सा, हम चाहते हैं आखिरी हिस्से में थोड़ा सा गुफ्तगू कर दे, क्योंकि एक सवाल चल रहा है मीडिया की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से। वो कहते हैं कि जी ये बांग्लादेश में जो हुआ इसमें भारत तो नहीं कुछ इन्वॉल्व, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। दैट्स ट्रू? ये हकीकत है, अमेरिका इन्वॉल्व है? मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे कि कुछ लेबरर किस्म के लोग जो है जानवरों को, हिरन वगैरह को पकड़ रहे थे। एंड दैट गोज अस टू व्हाट मिस्टर ताहिर हैज बीन सेइंग, दैट देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड as happens in a revolution. And then about your question, I really do not know. I am not that good a political analyst, but I am. This is your personal opinion, सादिया. This is your personal opinion. कि आपका जाती ओपिनियन क्या है कि क्या वाकई में इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये थॉट्स है ना इंडियन मीडिया का। यहाँ पे इंडियन इंटरवेंशन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, ये हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा। और इस मूवमेंट को सैबोटाज करने की तो पसंद नहीं करती बांग्लादेश की आवाम, इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती बांग्लादेश की आवाम, इसी वजह से ये तहरीक चली। जी जी सही। तो मुस्तकबिल में आप समझती हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी या होगी, आप समझती हैं? क्योंकि पूरी हुकूमत के बाद नेक्स्ट इलेक्शन तो इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भारत तो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है ना।
जी, आपने जो कहा उनकी इन्वॉल्वमेंट अमेरिका में रही है, हमें सबको मालूम है। बांग्लादेश में शायद वाया इंडिया है, डायरेक्ट भी हो सकती है और वाया इंडिया तो है। थोड़ा सा ये भी मुख्तसरन बताते जाइएगा कि पाकिस्तान के लिए क्योंकि गलत प्रोपोगेट किया जाता है ना, भारत हमेशा कहता है जी पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान ऐसे करता है। इस ओपिनियन को कैसे देखती हैं? पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के किसी मामले में? मैं जो समझती, वेल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल इंटरवेंशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उस पर नहीं, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़े हैं, सो आई एम नॉट नाइव ऑन दैट मैटर। बट मैं ये कहूंगी कि बांग्लादेश के लोग आहिस्ता आहिस्ता समझते जा रहे हैं कि कितना इंडिया उनका दोस्त है या कितना उनका दोस्त नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे हैव गुड मेमोरीज, बिकॉज आई स्पीक टू देम, दे हैव गुड मेमोरीज। एंड एज शाह सेड, एज अली शाह सेड, कि हम तो वही समझते हैं जो हमें पढ़ाया गया। हमने जब आंख खुली, बिकॉज वी आर पोस्ट 71 जनरेशन, हमने तो नहीं देखा मुजीब किलिंग वगैरह, हमने कुछ नहीं देखी। तो जब हमें जो चीज हमें मतलब हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाई गई, हम वही चीज तो समझते हैं, यकीन करते हैं, इसके बाहर यकीन नहीं करते। मतलब मुस्तकबिल में बांग्लादेश भारत की इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ खड़ा होगा। Yes, at least the people, the young people, वो बर्दाश्त नहीं कर। गवर्नमेंट का क्या व्यू है? गवर्नमेंट क्या चाहती है बांग्लादेश की? Government, as you know, the immediate previous government had very good relations with Indian government, as we all know that. It's not something that I'm saying. And also with Pakistan till Imran Khan. Yes. And this government, it's a caretaker government. Caretaker governments are not supposed to be strong governments, because they are not actually full governments. They are just an interim government supposed to facilitate elections. So I think, लेकिन ये अभी वो तरफ नहीं जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी हाईजैक हो चुका है स्टूडेंटों का। ये अभी जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसके अंदर घुस गया है, और ये है, मैं 100% मानता हूं। कल तक मैं नहीं मान रहा था, लेकिन आज मैं मान रहा हूं कि 100% इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और बैक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना शुरू से बोल रही थी, उनके मिनिस्टर्स वगैरह भी बोल रहे थे, कुछ प्रोफेसर अराफात और नौफिल वगैरह, कि स्टूडेंट यू गाइस प्लीज बी केयरफुल, तुम्हारे अंदर थर्ड ग्रुप घुस रहा है, तुम्हारे अंदर थर्ड ग्रुप घुस रहा है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर थर्ड ग्रुप घुस रहा है, ये चीज डेंजरस। और कुछ देर पहले हमारे स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट भाई ने जो बोला, ये उनको बहुत कोई रिस्पेक्ट करता है ये, लेकिन डेवलप हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। ये आवामी लीग गवर्नमेंट ने ये कंफर्म किया है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये मोहब्बत बहुत ज्यादा आ चुका है। अली, आखिरी में क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैं आखिरी छोटा सा रिमार्क्स लेना चाहूंगा सादिया की तरफ। सादिया, इट्स मीन कि जब भी हुकूमतें जाती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं, तो अमेरिका को ब्लेम करते हैं। तो अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश में? ऐसा क्या इंटरेस्ट है? चले पाकिस्तान में तो समझते हैं कि और मामला है, करीब है, चाइना है, बांग्लादेश में क्या इंटरेस्ट है? एक्चुअली ये तो इट्स नॉट समथिंग दैट आई थिंक एवरीवन नोज कि हमारी जो बे है, हमारी जो बे ऑफ बंगाल है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, और उसमें बहुत सारे मुल्कों का इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग US, including other countries also. So this is a understood place. It's not something. और फिर हमारे मुल्क को use करना for for going across the country, then for gas, our mineral resources, ये सब चीजों में तो हो ही सकता है इंटरेस्ट। सही। अली, आप क्योंकि इतना फोर्स कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका का आपको क्या इंटरेस्ट लग रहा है कि बांग्लादेश में उसका क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि मैं जैसे कंपेयर किया कि पाकिस्तान में तो चलो ये मामला है ना कि चाइना को थोड़ा सा क्लोज करना है या उसको थोड़ा थ्रेट देना है, इट्स मीन पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, मैं जितना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत जो भी समझता हूं, उस हिसाब से मैं अपना ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा वर्ल्ड जो है कंट्रोल होता है मॉनेटरी सिस्टम, वो फेडरल रिजर्व US डॉलर से। और बांग्लादेश जो है रिसेंटली लास्ट 15 इयर्स में, या शेख हसीना जी आवामी लीग गवर्नमेंट के वक्त इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और ये एक्चुअली जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड हो चुका था, लेकिन करप्शन ये कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। दूसरी बात है, हर मुल्क का
एक इंटरनेशनल पॉलिसी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आता है कम से कम ऑलमोस्ट 99 टू 100%, 98 टू 99% सेम रहता है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और आपने अपना कीमती वक्त दिया और बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि हमारा मुस्लिम साथी मुल्क है और हमारा यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आवाम की सोच है बांग्लादेश से मुतल्लिक बड़ा वेरी करते हैं, और वहां की होने वाली सिचुएशंस के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर है। तो आज का प्रोग्राम इसी वाले से हमने किया। आपका सादिया साहब, आपका अली अहमद मुदस्सर साहब, भाई, मैं खुदा हाफिज से पहले हमारे सारे दुनिया के उर्दूदाओं को, हमारी जो लैंग्वेज है इसके ऊपर मैं एक मेरे अब्बू का लिखा हुआ शेर बोलना चाहूंगा, ये अगर आप इजाजत दें। जरूर जरूर जरूर, प्लीज प्लीज बोले। अच्छा, तो मेरे फादर जो है वो उर्दू में काफी शायरी कर चुके हैं। ये जो लोग उर्दू में शायरी करते हैं उनको पता है, उनका तखल्लुस तकी है। तो 1975 में जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ द नेशन, को ऐसे रात के अंधेरे में फैमिली समेत मार दिया गया था, और हम लोगों ने आज 5 अगस्त को यही अवाम इतना दिन जो जय बांग्ला बोल रहे थे, और फिर यही अवाम ने फिर उनको ऐसा बेइज्जत किया, इसके ऊपर ये जो चोट लगा, इस वजह से ये जो हमको इसके ऊपर मैं एक उनका ये ऐसा शायरी ऐसा है कि हो के रुस्वा सारे आलम में फकत झंडा मिला, हो के रुस्वा सारे आलम में फकत झंडा मिला, और वो झंडे में एक लाल सा अंडा मिला, और वो झंडे में लाल सा अंडा मिला, और वो अंडा भी इतना गंदा मिला, नौजवानों को सियासत का नया धंधा मिला। अभी हमारे हुकूमत का हालत ये हो चुका है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका भी, और मैडम सादिया आपका भी, ताहिर आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। इसके साथ में मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।